हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो औद्योगिक क्रांति पढ़ने से पहले हम क्रांति शब्द को पढ़ लेते हैं। क्रांति क्या है? बहुत कम समय में तेजी से होने वाले परिवर्तन को ही हम क्रांति कहते हैं। अब रही बात औद्योगिक क्रांति की, तो औद्योगिक क्रांति का मतलब सीधा सा है कि हाथ की जगह मशीनों ने ले ली। हाथ की जगह मशीनों ने ले ली है। और औद्योगिक क्रांति अब तक कुल 4 हो चुकी हैं। विश्व में अब तक कुल 4 औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। पहली औद्योगिक क्रांति, दूसरी औद्योगिक क्रांति, तीसरी औद्योगिक क्रांति और चौथी औद्योगिक क्रांति। हम लोगों का जो टॉपिक है ये पहला औद्योगिक क्रांति है और इसका मतलब ही होता है, ये शुरुआत हुई थी 1750 के आसपास यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप में भी सबसे पहले अगर किसी देश में शुरुआत हुई थी तो उसका नाम है ब्रिटेन। अब इस समय आज 2020 चल रहा है और 2020 में इस समय जो औद्योगिक क्रांति चल रही है उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका मतलब होता है सरल भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इतने आगे चलेंगे, बिल्कुल आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब तब ज्यादा अच्छे से भारतीयों को समझ में आएगा जब 5G टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। मानव का स्थान ज्यादा से ज्यादा मशीनें ले लेंगी और मशीनें मानव की तरह काम करेंगी। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे, औद्योगिक क्रांति। क्रांति शब्द मैंने बता दिया, औद्योगिक क्रांति बता दिया। अब हमें यह देखना है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई और औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ड्रिल मशीन अस्तित्व में आई, फ्लाइंग शटल अस्तित्व में आया, पावर लूम अस्तित्व में आया, भाप से चलने वाले इंजन, भाप से चलने वाले इंजन, यही एक क्रांति थी। यह अपने आप में एक क्रांति है कि इंजन अब मानव द्वारा नहीं, मशीनें अब मानव द्वारा नहीं बल्कि अब भाप से चलने लगी। यानी ऊर्जा का रूप मानव से यांत्रिकी में बदल गया। मैकेनिकल इंजीनियर आप ऐसे समझ सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक तरीके से। अब इससे क्या हुआ, उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। अब हम समझेंगे कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई। इसकी शुरुआत ब्रिटेन में ही क्यों हुई? क्योंकि ऊर्जा के लिए, यानी मशीनों को ऊर्जा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कोयला। और कोयला ब्रिटेन में भारी मात्रा में पाया जाता था। कोयला के बाद लोहा, इस्पात, स्टील, ये भी ब्रिटेन में भारी मात्रा में था। और तीसरी चीज, ब्रिटेन के पास अपनी कॉलोनी भारी मात्रा में, इतनी कॉलोनी दुनिया में किसी देश के पास नहीं थी, जिसे उपनिवेश बोलते हैं। उपनिवेशों से ब्रिटेन को क्या फायदा होता था? उपनिवेशों से ब्रिटेन को भारी मात्रा में कच्चा माल मिल जाता था, सस्ते रेट पे कच्चा माल मिल जाता था। कच्चा माल जैसे कपास, यह भी अपने आप में कच्चा माल है। कोयला भी मिल जाता था, लोहा मिल जाता था, अभ्रक मिल जाता था, एल्युमिनियम मिल जाता था। यह सस्ते रेट पे ब्रिटेन को मिल जाता था। जब ये सारी चीजें आसानी से ब्रिटेन में मिली और वस्तुओं का निर्माण हुआ, इनसे प्रोडक्ट बने, कपास से कपड़े बने, स्टील से बर्तन बने, मशीनें बनी, इंजनें बनी। तो जब वस्तुएं बन के तैयार हो गई, चूंकि वस्तुओं का निर्माण मशीनें करती थी, इसलिए पहले क्या होता था, 60 आदमी मिलकर अगर किसी एक वस्तु को बनाते थे तो अब एक मशीन अकेले
100 वस्तुओं को बना रही थी, यानी लागत कम थी और उत्पादन ज्यादा था। जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो उत्पादन को बाजार की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन में कितने लोग रहते हैं, कितने कपड़े वो लोग खरीद लेंगे, इसलिए ब्रिटेन के लोगों को, ब्रिटेन के व्यापारियों को बाजार चाहिए था जहां वो अपने निर्मित माल को बेच सके, और इसके लिए अब उपनिवेशों की आवश्यकता थी और ब्रिटेन के पास उपनिवेश भारी मात्रा थी। उपनिवेशों से ब्रिटेन को दो फायदे हुए, एक तो कच्चा माल सस्ता, श्रम आसानी से मिला, दूसरा बने बनाए वस्तुओं के लिए बाजार भी मिला। अगर इसको भारत के संदर्भ में देखें तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका देख सकते हैं। अगर आप देखें औद्योगिक क्रांति 1750 के आसपास ब्रिटेन में हुई तो भारत में 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ, एक तरीके से वो ब्रिटेन में बनी वस्तुओं के लिए बाजार की तलाश थी और सस्ते दर पे कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो ये औद्योगिक क्रांति। आगे हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले जब मानव में और प्रकृति के बीच में संघर्ष होता था तो प्रकृति मानव पर भारी पड़ जाती थी। जैसे कभी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जरूरत से ज्यादा पानी बरस गया, या कोई महामारी फैल गई जैसे आज कोरोना। तो ऐसी स्थिति में मानव प्रकृति के सामने सरेंडर कर जाता था और भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु होती थी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की भूमिका हमारे जीवन में आज है क्या। यह औद्योगिक क्रांति है जिसकी बदौलत दुनिया भर की दवाएं आज हमें बड़े आसानी से मिल जाती हैं, पेटेंट दवाएं, ब्रांडेड दवाएं मिल जाती हैं। यह औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम है। औद्योगिक क्रांति से पहले दुनिया में व्यक्ति की औसत आयु, एवरेज एज 35 वर्ष हुआ करती थी। 35 वर्ष। आज की तारीख में विकसित देशों में औसत आयु 70 से अधिक है। भारत जैसे देशों में ही 65 प्लस है। तो यह औद्योगिक क्रांति की भूमिका है। औद्योगिक क्रांति को अगर हम इस तरह देखें अपने दैनिक जीवन में, तो आज हम सुबह से लेकर शाम तक जितनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों में 90% वस्तुएं हैं, वो औद्योगिक क्रांति के बाद ही हैं। चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, ट्रेन हो, बसें हो, मोबाइल्स हो, 4G हो, ये सारी चीजें हमें औद्योगिक क्रांति के बाद मिली। यानी औद्योगिक क्रांति ना होती तो ये सारी चीजें हमें आसानी से मिल भी नहीं पाती। जब इतनी बड़ी घटना दुनिया में हुई तो इसके दो पक्ष थे, एक सकारात्मक पक्ष था और एक नकारात्मक पक्ष था। सबसे पहले हम सकारात्मक पक्ष पे बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति से यानी पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, सकारात्मक चीजें क्या हुई। नंबर 1, पहले पूरी दुनिया कृषि पर ही निर्भर थी। कृषि से जो उपजें होती थी, मानव उसे अपने लिए इस्तेमाल करता था या पशुओं के लिए। अतिरिक्त फसल जो होती थी उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता था। औद्योगिकरण के बाद कृषि की वस्तुएं नगरों की ओर जाने लगी। यानी दुनिया में एक नई चीज निकल के आई, नगर। नगर कैसे बने? क्योंकि यहां पे उद्योग लगे। जब उद्योग लगेंगे तो वही मजदूर जो कृषि में कार्य करते थे, अब जब ये उद्योग में आ जाएंगे तो ये मजदूर कहलाएंगे। एक नया वर्ग किसान से मजदूर बना, जमींदार से एक नया वर्ग बना जिसे पूंजीपति कहते हैं, पूंजीपति। नगरीकरण का एक सकारात्मक भूमिका यह रही कि समाज में अब एक नया वर्ग निकल के आ गया, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। किसी भी देश की सबसे बड़ी शोभा होती है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्या करता है? उत्पादन भी करता है, बचत भी करता है, मांग को जन्म देता है। यह मध्यम वर्ग की, किसी भी सरकार को टैक्स देता है। यह मध्यम वर्ग की एक बड़ी भूमिका है। नगरीकरण से एक फायदा हुआ, गांवों पर दबाव कम हुआ आबादी का। नगरीकरण के बाद क्या हुआ? फैक्ट्री सिस्टम बना।
फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब होता है उत्पादन करने वाली कोई एक इकाई। जैसे हम लेस चिप्स खाते हैं, अंकल चिप्स खाते हैं, या कोका कोला, पेप्सी है, ये फैक्ट्री बनता है। इसका मतलब होता है किसी भी उत्पादन में विशेषज्ञता आ गई। हम वही चिप्स, वही कोल्ड ड्रिंक चाहे भारत में पिए या बांग्लादेश में, स्वाद एक ही रहता है। यह विशेषज्ञता है, विशेषज्ञता आ गई। यह औद्योगिकरण की सबसे बड़ी विशेषता रही। उसके बाद परिवहन के नए नए साधन बने, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे ट्रेन अस्तित्व में आया, जहाज अस्तित्व में आए, लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचने लगे। इससे एक सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि औद्योगिक क्रांति से पहले जब कभी अकाल आता था, सूखा पड़ता था, बाढ़ आती थी, तो मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी। परिवहन के नए साधन जब अस्तित्व में आए तो राशन, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में बाढ़ आ गई और तमिलनाडु में फसलें बर्बाद हो गई, तो औद्योगिक क्रांति के कारण उत्तर प्रदेश और पंजाब से गेहूं, चावल, दाल आप तमिलनाडु पहुंचा सकते हैं। इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या कम हो सकती है। आगे औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के कारण नए नए ट्रेड यूनियन बने। ट्रेड यूनियन बने। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है मजदूर एक ही जगह पर जब भारी मात्रा में रहेंगे तो उन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान होगा, वो सचेत होंगे, और सामूहिक रूप से जब उन अधिकारों की मांग करेंगे तो पूंजीपतियों को भी उनकी मांगों के आगे दबना पड़ेगा। यह समाजवाद की पहली भूमिका थी। सकारात्मक पक्षों में संचार का बड़ा तेजी से विकास हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम का, जैसे तार प्लस टेलीग्राम, इससे दूरियां काफी कम हो गई। जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच में जब दूरियां कम हुई तो भारत के ऊपर शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन से नियंत्रण स्थापित करना और सूचनाओं का तेजी से प्रसार करना बड़ा आसान हो गया। अब आते हैं औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक पक्ष पर। नकारात्मक पक्ष पर तो जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। अमृत चला गया पूंजीपतियों के हाथ, जिसका मतलब होता है धन संचय। उन्होंने काफी मात्रा में पूंजी को संचित किया। और विष चला गया मजदूरों के हाथ में। आज भारी मात्रा में समाज में कुछ एक ऐसा तबका भी रहता है जिसके पास दोनों वक्त का भोजन भी नसीब नहीं। नकारात्मक पक्ष में अगर देखें औद्योगिक क्रांति के, तो गांव बिखरने लगे। लोग रोजगार की तलाश में नगरों की ओर जाने लगे। इससे नगरीकरण हुआ। जब लोग गांव से नगरों की ओर जाने लगे, गांव में तो संयुक्त परिवार रहता है, ज्वाइंट फैमिली। जब ये नगरों की ओर जाने लगे तो सिंगल फैमिली, एकल परिवार, जिसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, मियां बीवी और बच्चे, एकल परिवार बनने लगे। जब एकल परिवार बनने लगा तो सुरक्षा की भी चिंता आने लगी। बीमा कंपनियां हावी हुई, पुलिस प्रशासन को बड़ा मजबूत करना पड़ा। आज उन्हीं देशों में हम पुलिस और प्रशासन को ज्यादा रफ एंड टफ पाते हैं जहां पहले औद्योगिक क्रांति आई थी, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से निकल के फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, रूस तक पहुंची। यहां ये लोग थोड़ा पीछे थे, लेकिन जब पहुंची तो किसी भी चीज के उत्पादन के लिए इनको भी कच्चा माल चाहिए। तो कच्चे माल की तलाश, बाद में जब कोई वस्तु निर्मित हो जाती थी तो उसे बेचने के लिए बाजार, फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी वस्तु को, जैसे कपड़ा बनाने के लिए कपास एक कच्चा माल है, लेकिन जब जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान में कोई कपड़ा बन जाता था भारी मात्रा में मशीनों द्वारा, तो उसे बेचने के लिए बाजार भी चाहिए था, क्योंकि ये देश बहुत छोटे थे, आबादी बहुत कम थी।
कच्चे माल और बाजार की तलाश में जब ये अमेरिका पहुंचे, अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, तो बहुत बड़े क्षेत्र पे ब्रिटेन ने पहले से ही कब्जा करके रखा था। जब फ्रांस कहीं जाता था, इटली कहीं जाते थे, जर्मनी कहीं जाते थे, जापान कहीं जाते थे, तो उनका सीधा मुकाबला ब्रिटेन से होता था। यही कारण कच्चे माल की तलाश और बने बनाए माल को बेचने के कारण उपनिवेशों की तलाश थी। अब उपनिवेशों के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ वो जाके तब्दील हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। समस्या यहां भी नहीं सुलझी तो दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यह औद्योगिक क्रांति है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों से हम लोग अच्छी तरीके परिचित हुए। आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया को यह लगा कि दो बड़े युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मूल कारण था उपनिवेश, कॉलोनी। बाद में यूनाइटेड नेशन के दबाव में कई देशों को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, जर्मनी को, इटली को, जापान को, कई क्षेत्रों को स्वतंत्र करना पड़ा। नए नए देश बने, उसमें से भारत भी एक है, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, बहुत से ऐसे देश बने। नए नए देशों का जन्म हुआ, यहां राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ। यह भी औद्योगिक क्रांति की ही देन है। ब्रिटेन पीछे हटा, सीधे इटली पीछे हटा, पुर्तगाल पीछे हटा। अब ये देश किसी देश के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर रहे, अब ये देश दूसरे देशों के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली शासन कर रहे हैं, दबदबा बनाए हुए हैं, अपनी बातें उन देशों से मनवा लेते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने के तरीके को ही कहा जाता है आज की तारीख में नव साम्राज्यवाद। प्रत्यक्ष रूप से शासन करने की घटना को साम्राज्यवाद कहा जाता था, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाली घटनाओं को नव साम्राज्यवाद। जैसे अमेरिका की कंपनियां कोका कोला, पेप्सी, नेस्ले, ये दुनिया भर के न जाने कितने देशों में अपना कारोबार कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड को ले लीजिए, तो ये नव साम्राज्यवाद की निशानी है। अभी भी आप देखे होंगे लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑनलाइन कारोबार करती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये भारत सरकार पे दबाव बनाने लगी कि ऑनलाइन बिक्री के लिए दरवाजे खोलिए, और भारत सरकार भी इनके दबाव में आई और ऑनलाइन बिक्री के लिए दरवाजे खोली। बाद में छोटे व्यापारी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, शोरूम है जिनके पास, इनका दबाव बना जब भारत सरकार के ऊपर, तो 24 घंटे के अंदर भारत सरकार को अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। कि ऐसे माहौल में जब घरेलू दुकानें बंद है तो बड़ी बड़ी कंपनियां अगर ऑनलाइन कारोबार करेंगी तो राजस्व भी तो ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस पहुंचाएंगी, चीन पहुंचाएंगी। अब देखिए, कोरोना वायरस से उपजी समस्या का फायदा नव साम्राज्यवाद के रूप में आप एक और तरीके से देख सकते हैं। जब दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में चल रही, अभी कल की घटना, जियो के 9.99% शेयर फेसबुक ने ले लिए। इसका मतलब क्या है? शेयर सस्ते थे, खरीद लिया। चीन की न जाने कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, भारत हो, कई कंपनियों के जब शेयर गिरने लगे, ऐसे माहौल में अमानवीय व्यवहार करते हुए इन कंपनियों के शेयर चीन की कंपनियां खरीद रही। अभी भारत सरकार ने एक्शन लिया और इस पर कुछ शर्तें लागू कर दी। तो यह औद्योगिक क्रांति है, और औद्योगिक क्रांति ना खत्म होने वाली एक घटना है। आज चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है, फिर पांचवी आएगी, छठी आएगी। इसका प्रभाव कभी भी खत्म नहीं हो सकता और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।